बीमार हो तुम, इलाज कराओ अपना। तुम तो इंसान ही नहीं लगते हो मुझे। तो क्या मैं जानवर हूँ? शायद जानवर भी नहीं हो। जानवर को भी अपने मालिक पर कम से कम भरोसा तो होता है। उसे पता होता है कि उसका मालिक उससे बहुत प्यार करता है। तभी तो खाना देने में देर सवेर हो जाए तो उसे काटने को नहीं दौड़ता, जैसे तुम दौड़ते हो। मैं काटने को दौड़ता हूँ तुम्हें? अरे, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मत करो मुझसे प्यार। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसे निभाने में मेरा दम ही घुट जाए। मेरी एक एक सांस पर तुमने पहरा लगा रखा है। क्या मैं बेजान गुड़िया हूँ जिसकी अपनी कोई पसंद नापसंद नहीं? तुम हंसो तो मैं हंसूं, तुम नाचो तो मैं नाचूं। हद होती है हर चीज की। तुम सामान्य नहीं हो सुमेश, तुम बीमार हो। कृपा करके तुम किसी समझदार मनोचिकित्सक को दिखाओ। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे मेरे पूरे शरीर का रक्त मेरी कनपटियों में समाकर उन्हें फाड़ने जा रहा है। आवेश में मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं जो कह रही थी वो मेरी सहन शक्ति समाप्त हो जाने का ही नतीजा था। कोई इस सीमा तक भी स्वार्थी और आदित्य जताने वाला हो सकता है, मेरी कल्पना से भी परे था। ऐसा क्या हो गया जो सोमेश ने मेरी पसंद की उस किताब को आग ही लगा दी? वो किताब जिसे मैं पिछले एक साल से ढूंढ रही थी। आज सुबह ही मुझे सोमेश ने बताया था कि शाम 4 बजे वो मुझसे मिलने आएगा। 4 से 5 तक मैं उसका इंतजार करती रही। हार कर पास वाली किताबों की दुकानों में चली गई। समय का पाबंद सुमेश कभी नहीं होता और अपनी ज़रूरत और इच्छा के अनुसार फैसला बदल लेना या देर सवेर करना उसकी आदत है, जिसे पिछले 4 महीने से मैं महसूस भी कर रही हूँ और मन ही मन परेशान भी हो रही हूँ। ये सोच कर कि कैसे इस उलझे हुए व्यक्ति के साथ पूरी उम्र गुजार पाऊंगी। कुछ समय बीत गया दुकान में और सहसा मुझे वो किताब नजर आ गई जिसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी। किताब खरीदकर मैं बाहर चली आई और उसी कोने में सुमेश को भुनभुनाते हुए पाया। इससे पहले कि मैं किताब मिल जाने की खुशी उस पर जाहिर करूं, उसने किताब मेरे हाथ से छीन ली और जेब से लाइटर निकाल ये कहते हुए उसे आग लगा दी। इसी की वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ा ना। 10 मिनट इंतज़ार नहीं कर पाया सोमेश, और मैं जो पूरे घंटे भर से यहाँ खड़ी थी, जिसे हर आता जाता घूर रहा था अपनी वजह से मुझे परेशान करना, जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है, और अपनी ज़रा सी परेशानी का ये आलम की उस वजह को आग ही लगा दी। अवाक रह गया सोमेश मुझे चीखते देखकर, जिसे पुनः हर आता जाता रुक कर देख रहा भी था और सुन भी रहा था। मेरा तमाशा बनाने वाला अपना भी तमाशा बनना सह नहीं पाया और झट से मेरी बाह पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लगा। बस सोमेश, अब और नहीं। इतना कहकर मैंने अपना हाथ खींच लिया और मैंने सामने खड़े रिक्शा को इशारा किया। रिक्शा पर बैठ गई मैं। सोमेश के चेहरे के उड़ते रंग और उसके पैरों के पास पड़ी धू धू कर जलती मेरी प्रिय किताब इतना संकेत अवश्य दे गई मुझे कि सोमेश सामान्य नहीं है। उसके साथ नहीं जी पाऊंगी मैं। पापा के दोस्त का बेटा है सोमेश, और उसे मैं इतनी पसंद आ गई थी कि सोमेश के पिता ने हाथ पसार कर मुझे मांग लिया था, जबकि सच्चाई ये थी कि सोमेश की हैसियत हमसे कहीं ज़्यादा थी। लाखों का दहेज मिल सकता था उसे, जो शायद यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि मैं हर महीने इतना कमा रही थी कि हर महीने किस्त दर किस्त दहेज उस घर में जाता। मैं ही दहेज के विरुद्ध थी, जिस पर उसके पिता भारी मन से ही राजी हुए थे। बेटे की जिद थी जिस पर उनका लाखों का नुकसान होने वाला था। मेरे बेटे में यही तो कमी है, ये जिद्दी बहुत है, और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है मेरा बेटा। आज तक इसने जिस भी चीज़ पर हाथ रखा मैंने इनकार नहीं किया। बड़े नाजों से पाला है मैंने इसे बेटी,
तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो। दिमाग भन्ना गया मेरा। मैंने बारी बारी से अपने माँ बाप का चेहरा देखा। वे भी परेशान थे मेरे इस निर्णय पर। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। मैं तुम्हारे लिए वे सारी किताबें लाऊंगा शुभा बेटी जो तुम चाहोगी। हाथ जोड़ता हूँ, मैं शादी से इनकार हो गया तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। आपका बेटा पागल ही है चाचा जी, आप समझते क्यों नहीं? सवाल किताबों का नहीं, किताबें तो मैं भी खरीद सकती हूँ। सवाल इस बात का है कि शोमेश ने ऐसा किया ही क्यों? क्या उसने मुझे भी कोई खिलौना ही मान लिया था कि उसने मांगा और आपने लाखों का दहेज ठुकरा कर भी मेरा हाथ मांग लिया? सच तो यही है कि उसकी हर जायज नाजायज मांग मान कर ही आपने उसकी मनोवृत्ति ऐसी स्वार्थी बना दी है कि अपनी खुशी के सामने उसे सबकी खुशी बेतुकी लगती है। बेजान चीजें बच्चे की झोली में डाल देना अलग बात है। आज टूट गई कल नई भी आ सकती है, लेकिन माफ कीजिए, मैं बेजान खिलौना नहीं जो आपके बच्चे के लिए शहीद हो जाऊं। हाथ क्यों जोड़ते हैं मेरे सामने? क्यों अपने बेटे के जुनून को हवा दे रहे हैं? आप रोकिए उसे और अपने आप को भी। शोमेश का दिमाग संतुलित नहीं है। कृपया आप इस सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुछ भी समझना नहीं चाहता। मुझे तो बस मेरे बच्चे की खुशी चाहिए और तुमने शादी से इनकार कर दिया तो वो पागल हो जाएगा। वो बहुत प्यार करता है तुमसे। मन कांप रहा था मेरा। क्या कहूँ मैं इस पिता समान इंसान से? अपनी संतान के मोह में वो इतना अंधा हो चुका है कि पराई संतान का सुख दुख भी उसे नजर नहीं आ रहा। अगर शुभा ऐसा चाहती है तो तुम ही क्यों नहीं मान जाते? पापा ने सवाल किया, जिस पर शोमेश के पिता तिलमिला से गए। तुम भी अपनी बेटी की बोली बोलने लगे हो। मैंने भी अपनी बच्ची बड़े लाड प्यार से पाली है जगदीश। माना मेरे पास तुम्हारी तरह करोड़ों की विरासत नहीं है, लेकिन इतना भूखा भी नहीं हूँ जो अपनी बच्ची को पाल पोस कर कुएं में ढकेल दूँ। शादी की तैयारी में मेरा भी तो लाखों खर्च हो चुका है। अब मैं खर्च का हिसाब तो नहीं करूँगा ना, जब बेटी का भविष्य ही प्रश्न चिन्ह बन सामने खड़ा होगा। चलो मैं साथ चलता हूँ। शोमेश को किसी मनोचिकित्सक को दिखा लेते हैं। शोमेश के पिता माने नहीं और दंदनाते हुए चले गए। कहीं हमारे हाथों किसी का दिल तो नहीं टूट रहा शुभा? कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा? माँ ने धीरे से पूछा। शोमेश बहुत प्यार करता है तुमसे। माँ, पहली नज़र में ही उसे मुझसे प्यार हो गया। समझ नहीं पाई थी मैं, न पहले देखा था कभी और न ही मेरे बारे में कुछ जानता था। चलो माना हो गया। अब क्या वो मेरी सोच का भी मालिक हो गया? माँ, इतना समय मैं चुप रही तो इसलिए कि मैं भी यही मानती रही ये उसका प्यार ही है। जो कोई मुझे देख रहा हो तो उसे सहन ही नहीं होता। एक दिन रेस्टोरेंट में मेरे एक सहयोगी मिल गए तो उन्हीं के बारे में हजार सवाल करने लगा और फिर ना मुझे खाने दिया और ना खुद खाया। वजह सिर्फ ये कि उन्होंने मुझसे बात ही क्यों की। उसमें समझदारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है माँ। अपनी ज़रा सी इच्छा का मान रखने के लिए वो मुझे चरित्रहीन भी समझने लगता है। मेरी नज़रों पर पहरा। मैंने उधर क्यों देखा? मैंने पीछे क्यों देखा? कभी कभी तो मुझे अपने बारे में भी शक होने लगता है कि क्या सच में मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। पापा मेरी बातें सुनकर अवाक थे। इतने दिन मैंने ये सब उनसे क्यों नहीं कहा। इसी बात पर नाराज होने लगे। तुम अच्छी लड़की हो बेटा, तुम तो मेरा अभिमान हो। लोग कहते थे मैंने एक ही बेटी पर अपना परिवार क्यों रोक लिया, तो मैं यही कहता था कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। लाखों रुपए लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक समझदार इंसान बनाया। वो इसलिए तो नहीं कि तुम्हें एक मानसिक रोगी के साथ बांध दूं। 4 महीने से तुम दोनों मिल रहे हो,
इतना डामाडोल चरित्र है सोमेश का तो तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी पापा, एक दिशा नहीं दे पा रही थी अपने निर्णय को। लेकिन ये सच है कि सोमेश के साथ रहने से दम घुटता है। रिश्ता तोड़ दिया पापा ने। हाथ जोड़कर जगदीश चाचा से क्षमा मांग ली। बदहवासी में क्या क्या बोलने लगे जगदीश चाचा। मेरे मामा और ताऊ जी भी पापा के साथ गए थे। घर वापस आए तो काफी उदास भी थे और चिंतित भी। मामा अपनी बात समझाने लगे। उसका गुस्सा जायज है, लेकिन वो हमारा ही शक दूर करने के लिए मान क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं हमारे साथ सोमेश को डॉक्टर के पास भेज देता? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक ही रट मेरे तो गले से नीचे नहीं उतरती। शादी क्या कोई दवा की गोली है जिसके होते ही मर्ज चला जाएगा? मुझे तो लगता है बाप बेटा दोनों ही जिद्दी हैं, जरूर कुछ छिपा रहे हैं, वरना सांच को आँच क्या? क्या डर है जगदीश को जो डॉक्टर के पास ले जाना ही नहीं चाहता? ताऊ जी ने भी अपने मन की शंका सामने रखी। बेटियां क्या इतनी सस्ती होती हैं जो किसी के भी हाथ दे दी जाए? कोई मुझसे पूछे बेटी की कीमत। प्रकृति ने मुझे तो बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी भी बेटी होती तो क्या मैं उसे पढ़ा लिखा कर, सोचने समझने की अकल दिलाकर किसी कुएं में ढकेल देता? रो पड़े थे ताऊ जी। मैं दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उधर सोमेश लगातार मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था, मना रहा था, मुझे गिड़गिड़ा रहा था। क्या उसके पास आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है? मैं सोचने लगी कि इतने अपमान के बाद कोई भी विवेकी पुरुष होता तो मेरी तरफ देखता तक नहीं। कैसा है ये प्यार? प्यार तो एहसास से होता है ना। जिस प्यार का दावा सोमेश पहले दिन से कर रहा है वो ज़रा सा छू भर नहीं गया मुझे। कोई एक पल भी कभी ऐसा नहीं आया जब मुझे लगा हो कोई ऐसा धागा है जो मुझे सोमेश से बांधता है। हर पल यही लगा कि उसके अधिकार में चली गई हूँ। मैं बदनाम कर दूंगा तुम्हें शुभा, तेजाब डाल दूंगा तुम्हारे चेहरे पर। तुम मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। मेरे कार्यालय में आकर जोर जोर से चीखने लगा सोमेश। शादी टूट जाने की जो बात मैंने अभी किसी से भी नहीं कही थी उसने चौराहे का मजाक बना दी। अपना पागलपन खुद ही सबको दिखा दिया। हमारे प्रबंधक महोदय ने पुलिस बुला ली और तेजाब की धमकी देने पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया सोमेश को। उधर जगदीश चाचा भी दुश्मनी पर उतर आए थे। वो कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अपनी और अपने बेटे की असंतुलित मनोस्थिति को स्वीकारना नहीं चाहते थे। हमारा परिवार परेशान तो था लेकिन डरा हुआ नहीं था। शादी की तारीख धीरे धीरे पास आ रही थी, जिसके गुजर जाने का इंतज़ार तो सभी को था, लेकिन उसके पास आने का चाव समाप्त हो चुका था। शादी की तारीख आई तो माँ ने रोक लिया। आज घर पर ही रह शुभा, पता नहीं सोमेश क्या कर बैठे। मान गई मैं। अफसोस हो रहा था मुझे, क्या चैन से जीना मेरा अधिकार नहीं है? दोष क्या है मेरा? यही ना कि एक जुनून की भेंट चढ़ना नहीं चाहती। क्यों अपना जीवन नरक बना लूं जब जानती हूँ सामने जलती लपटों के सिवा कुछ नहीं। मेरे भाई और ताऊ जी सुबह ही हमारे घर पर चले आए। बुआ आप चिंता क्यों कर रही हैं, हम हैं ना। अब डर डर कर भी तो नहीं ना जिया जा सकता। सही गलत की समझ जब आ गई है तो सही का ही चुनाव करेंगे ना हम। जानबूझकर जहर भी तो नहीं पिया जा सकता। माँ को सांत्वना दी उन्होंने। अजीब सा तनाव था घर में, कब क्या हो बस इसी आशंका में जरा सी आहट पर भी हम चौंक जाते थे। लगभग 8 बजे एक नई ही करवट बदल ली हालात ने। जगदीश चाचा चुपचाप खड़े थे हमारे दरवाजे पर। आशंकित थे हम, कैसी विडंबना है ना। जिनसे जीवन भर का नाता बांधने जा रहे थे वही जान के दुश्मन नजर आने लगे थे।
पापा ने हाथ पकड़कर भीतर बुलाया। हमने कब उनसे दुश्मनी चाही थी। जोर जोर से रोने लगे जगदीश चाचा। पता चला सोमेश सचमुच पागल खाने में है। बेड़ियों से बंधा पड़ा है सोमेश। पता चला वो पूरे घर को आग लगाने वाला था। हम सब ये सुनकर अवाक रह गए। मुझे माफ़ कर दो बेटी, तुम सही थी। मेरा बेटा वास्तव में संतुलित दिमाग का मालिक नहीं है। मेरा बच्चा पागल है। वो बचपन से ही ऐसा है, जब से उसकी माँ चली गई। सोमेश की माँ तभी उन्हें छोड़कर चली गई थी जब वो मात्र 4 साल का था। ये बात मुझे पापा ने बताई थी। पति पत्नी में निभ नहीं पाई थी और इस रिश्ते का अंत तलाक में हुआ था। मैं क्या करता। माँ बाप दोनों की कमी पूरी करता करता ये भूल ही गया कि बच्चे को ना सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। मैंने ना सुनना नहीं ना सिखाया, आज तुमने सिखा दिया। दुनिया भी सिखाएगी उसे कि जिस चीज़ पर भी वो हाथ रखे ज़रूरी नहीं उसे ही मिल जाए। रो रहे थे जगदीश चाचा। सारा दोष मेरा है। मैंने अपनी शादी से भी कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं कर ली थी जो पूरी नहीं उतरी। जिम्मेदारी ना समझ मजाक ही समझा। मेरी पत्नी की और मेरी निभ नहीं पाई जिसमें मेरा दोष ज़्यादा था। मेरे ही कर्मों का फल है जो आज मेरा बच्चा बेड़ियों में बंधा है। मुझे माफ़ कर दो बेटी और सदा सुखी रहो। हमारी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी तुम्हें। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जगदीश चाचा का अचानक बदल जाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। कहीं कोई छलावा तो नहीं है ना उनका ये व्यवहार। कल तक मुझे बर्बाद कर देने की कस्में खा रहे थे, आज अपनी ही बर्बादी की कथा सुनाकर उसकी जिम्मेदारी भी खुद पर ले रहे थे। बेटी मैंने सच में औरों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई है। सदा लेने को हाथ बढ़ाया है, देने को नहीं। सदा यही चाहा कि सामने वाला मेरे अनुसार अपने को ढाले। कभी मैं भी वो करूं जो सामने वाले को अच्छा लगे। ऐसा नहीं सोचा जैसा मैं था वैसा ही सोमेश को भी बनाता गया। बेहद जिद्दी और सब पर अपना ही अधिकार समझने वाला। ऐसा इंसान जीवन में कभी सफल नहीं होता बेटी। न मेरी शादी सफल हुई, न मेरी परवरिश, न मैं अच्छा पति बना, न अच्छा पिता। अच्छा किया जो तुमने शादी से मना कर दिया। कम से कम तुम्हारे इनकार से मेरी इस जिद पर एक पूर्ण विराम तो लगा। निरंतर रो रहे थे जगदीश चाचा। पापा भी रो रहे थे। शायद हम सब भी। इस कथा का अंत इस तरह होगा किसी ने सोचा न था। जगदीश चाचा सब रिश्तों को खोकर इतना तो समझ ही गए थे कि अकेला इंसान कितना असहाय, कितना असुरक्षित होता है। सब गंवाकर दोस्ती का रिश्ता बचाना सीख लिया, यही बहुत था। एक शुरुआत की ना जगदीश चाचा ने। पापा ने माफ़ कर दिया जगदीश चाचा को। सिर से भारी बोझ हट गया। एक रिश्ता तोड़ एक रिश्ता बचा लिया। सौदा महंगा नहीं रहा। तूफान के बाद की शांति घर भर में पैर पसारे थी। दोपहर का समय था जब मेरे एक सहयोगी ने दरवाज़ा खटखटाया। कंधे पर बैग और हाथ में शादी का तोहफा लिए मामा ने उन्हें अंदर बिठाया। मैं मिलने गई तो विजय को देखकर सहसा हैरान हो गई। अरे, शादी वाला घर नहीं लग रहा आपका। आप भी मेहंदी से लिपी पुती नहीं है। पंजाबी दुल्हन के हाथ में तो लंबे लंबे कलीरे होते हैं ना। मुझे तो लगा था कि पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सीधा स्टेशन से आ रहा हूं। आप पहले ये तोहफा ले लीजिए, अभी फुर्सत है ना। रात को तो आप बहुत व्यस्त होंगी। ज़रा खोल कर देखिए ना, आपकी पसंद का है कुछ। एक ही सांस में विजय सब कह गए। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी जो सदा ही रहती है। ऑफिस के काम से उनको मद्रास में नियुक्त किया गया था। अच्छे इंसान हैं। मेरी शादी के लिए ही इतनी दूर से आए थे। आसपास भी देख रहे थे। क्या बात है शुभा जी, घर में शादी की चहल पहल नहीं है क्या? शादी का प्रबंध कहीं और किया गया है? आप ज़रा खोल कर देखिए ना इसे।
माफ़ कीजिएगा, मुझे रात ही वापस लौटना होगा। आपको तो पता है कि छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है। मैं तो किसी तरह ज़रा सा समय खींच पाया हूँ। आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। आपके हाथों में वो सब कैसा लगता, वो सब देखने का लोभ मैं छोड़ ही नहीं पाया। विजय के शब्दों की बेलगाम दौड़ कभी मेरे हाथ में दिए गए तोहफे पर रुकती और कभी आसपास के चुप माहौल पर। इतनी दूर से मुझे बस दुल्हन के रूप में देखने आए थे। चाहते थे तोहफा अभी खोलकर देख लूं। आप बहुत अच्छी हैं शुभा जी। सुमेर जी बहुत किस्मत वाले हैं जो आप उन्हें मिलने वाली हैं। आप सदा सुखी रहें, मेरी ये दिली ख्वाहिश है। सहसा उनका हाथ मेरे सिर पर आया। सिहर गया था मेरा पूरा का पूरा अस्तित्व। नजरें उठाकर देखा, कुछ तैर रहा था आंखों में। क्या बात है शुभा जी, सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है क्या? क्या कहूँ मैं सुमेश के बारे में और विजय को भी क्या समझूं? विजय तो आज भी वहीं खड़े हैं जहां तब खड़े थे जब मेरी सुमेश के साथ सगाई हुई थी। एक मीठा सा भाव रहता था सदा विजय की आंखों में। कुछ छू जाता था मुझे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, सुमेश से मेरी सगाई हो गई और जितना समय सगाई को हुआ उतने ही समय से विजय की नियुक्ति भी मद्रास में है, जिस वजह से ये प्रकरण पुनः कभी उठा ही नहीं था। भूल ही गई थी मैं विजय को। तभी पापा भीतर चले आए और मैं तोहफा वहीं मेज पर टिकाकर भीतर चली आई। अपने कमरे में दुबक कर रो पड़ी। जाहिर सा था पापा ने सारी की सारी कहानी विजय को सुना दी होगी। कुछ समय बीत गया, फिर ऐसा लगा बहुत पास आकर बैठ गया है कोई। कान में एक मीठा सा स्वर भी पड़ा। आपने अभी तक मेरा तोहफा खोलकर नहीं देखा सुभा जी, ज़रा देखिए तो। क्या ये वही किताब है जिसे सुमेश ने जला दिया था? देखिए ना शुभा जी, क्या इसी किताब को आप पिछले साल भर से ढूंढ रही थी? देखिए तो शुभा, आप मेरी बात सुन रही है ना? जो हो गया उसे तो होना ही था, क्योंकि सुमेश इतनी अच्छी तकदीर का मालिक नहीं था और जिस रिश्ते की शुरुआत ही धोखे और ख़राब नीयत से हो उसका अंत कैसा होता है सभी जानते हैं ना। आप कमरे में दुबक कर क्यों रो रही हैं? आपने तो किसी को धोखा नहीं दिया, तो फिर दुखी होने की क्या ज़रूरत? इधर देखिए ना। मेरा हाथ ज़बरदस्ती अपनी तरफ खींचा विजय ने। स्तंभित थी मैं कि इतना अधिकार विजय को किसने दिया। दोनों हाथों से मेरा चेहरा सामने कर आंसू पोंछे। इतनी दूर से मैं आपके आंसू देखने तो नहीं आया था। आप बहुत अच्छी लगती थी मुझे। अच्छे लोग सदा मन के किसी न किसी कोने में छिपे रहते हैं ना। ये अलग बात है कि आपने मन का कोई कोना नहीं, पूरा मन ही बांध रखा था। आपका हाथ मांगना चाहता था। ज़रा सी देर हो गई थी मुझसे। आपकी सगाई हो गई और मैं जानबूझकर आपसे दूर चला गया। सदा आपका सुख मांगा है। प्रकृति से यही मांगता रहा कि आपको कभी गर्म हवा छू भी न जाए। आपकी एक नन्ही सी इच्छा का पता चला था। याद है एक शाम आप बुक शॉप में ये किताब ढूंढती मिल गई थी। आपसे पता चला था कि आप इसे लंबे समय से ढूंढ रही हैं। मैंने भी इसे मद्रास में ढूंढा, मिल गई मुझे। सोचा शादी में इससे अच्छा तोहफा और क्या होगा। इसे पाकर आपके चेहरे पर जो चमक आएगी उसी में मैं भी सुखी हो लूँगा। इसीलिए तो बार बार इसे खोलकर देख लेने की जल्दी मचा रहा था मैं। पहली बार नजरें मिलाने की हिम्मत की मैंने। आकंठ डूब गई मैं विजय के शब्दों में। मेरी नन्ही सी इच्छा का इतना सम्मान किया विजय ने और इसी इच्छा का दाह संस्कार सुमेश के पागलपन को दर्शा गया, जिस पर इतना बड़ा झूठ तार तार कर बिखर गया।
आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, तभी तो इतनी दूर से आया हूँ। आज का दिन आपकी शादी का दिन है ना, तो शादी हो जानी चाहिए। आपके पापा और माँ ने पूछने को भेजा है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ना पसंद करेंगी? क्या कहती मैं? विजय ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। झट से एक प्रगाढ़ चुंबन मेरे गाल पर जड़ा और सर थपक दिया। शायद कुछ था जो सदा से हमें जोड़े था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, कुछ ऐसा जिसे सोमेश के साथ कभी महसूस नहीं किया था। विजय बाहर चले गए। पापा और माँ से क्या क्या बातें करते रहे मैंने सुना नहीं। ऐसा लगा एक सुरक्षा कवच घिर आया है आसपास। मेरी एक नन्ही सी इच्छा, मेरी वो प्रिय किताब मेरे हाथों में चली आई। समझ नहीं पा रही हूँ कैसे सोमेश का धन्यवाद करूँ। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।